गुजारिश ये है कि एक तरह से पाकिस्तान की जो 77 साल तारीख है, उसमें एक तसलसल नज़र आता है। पाकिस्तान बनने के बाद 1 हफ्ते से भी कम एक मुंतखब हुकूमत तोड़ी गई पेशावर में, उस वक़्त सूबा सरहद कहलाता था। उसके बाद आपने देखा 1948 में बड़ा फायरिंग हुई, 600 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए और जो खुदाई खिदमतगर तहरीक थी, जो बिल्कुल नॉन वायलेंट तहरीक थी, एक मानी हुई नॉन वायलेंट तहरीक इंटरनेशनली, उसके ऊपर पाबंदी लगी 48 में और उसके दफ्तर को जो 4 सदी के करीब एक गांव में था, उसको बमों से उड़ाया गया। वो एक कच्चे कच्चे मकान में था, उसको बम से उड़ाना ताकि टेरर फैले, खौफ फैले। और 1948 से 53 तक एक तरह से तारीखी का दौर था हमारे सूबे में कयूम खान की को। फिर उसके बाद सन 71 में नेशनल आवामी पार्टी में हमारी पख्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट भी थी और दूसरे सूबों के नेशनलिस्ट, तरक्की पसंद लोग, प्रोग्रेसिव लोग, लेफ्टिस्ट, ये सब शामिल थे। इस पर नवंबर 71 में पाबंदी लगी और ये पाबंदी 1 महीना रह सकी क्योंकि उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और भुट्टो साहब ने मेरा ख्याल 20 दिसंबर को इक़्तिदार संभाला था 1971 और पहली तकरीर में उन्होंने पाबंदी उठाई, लेकिन 1 महीना भर तकरीबन बरकरार रही। तीसरी मरतबा ये पाबंदी लगी 1975 फरवरी 1975 में, जब भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई। तो इस तरह अगर आप हिसाब करें तो ये जो पीटीएम पर पाबंदी है, ये चौथी मरतबा है कि पख्तूनों के नेशनलिस्ट मूवमेंट, सारी मूवमेंट पर अगर नहीं, उसके हिस्से पे जरूर ये पाबंदी लगी है और इसका कोई जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात ये समझने की है कि जितना पाकिस्तान में डिफैक्टो का कंट्रोल बढ़ रहा है और डिजोर का कंट्रोल कमजोर हो रहा है, उसके साथ पाकिस्तान की जो फेडरल हैसियत है, वफाकियत, वो पीछे जा रही है और एक तरह से जो सेंट्रलाइज्ड और अथॉरिटेरियन फोर्सेस हैं वो उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो उसका एक मैनिफेस्टेशन जो है, वो जो पेरिफेरी है, जिसको अप्रेस्ड लोग भी आप कह सकते हैं, उनको एक तरह से दबाने के लिए नए इकदाम देखने में आ रहे हैं। और ये इनको आप देखें, पीटीएम पर पाबंदी भी लगाई गई है, ये क्या है, एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत। आप अंदाजा लगाएं, इसलिए तो हमारे मुल्क में टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा कि जो टेररिस्ट हैं वो फिर रहे हैं। ये देखे ना, टीएलपी पे उन्हें पाबंदी लगाई लेकिन वो बरकरार नहीं रख सकते। दूसरी तंजीमें, बैंड तंजीमें, सियासी पार्टियां बन गई हैं, लेकिन जो यानी पीटीएम ने, जिसने कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, जिनके हाथ से कोई गमला भी नहीं टूटा, उसको एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत आप बैन कर रहे हैं। और वो भी ऐसे कि चंद दिनों के बाद उन्होंने एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान में जिसको रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको ये अंदाजा है कि पुख्तूनख्वा के अवाम तो समझ गए हैं और ये जो मुजाहरे हुए हैं बन्नू में, लकी में, स्वात में, बाजोड़ में और सुबह के सारे अजला में हुए हैं और लोगों ने टेररिज्म को रिजेक्ट किया है और उन्होंने मिलिट्रिज्म को भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनके ख्याल में ये दोनों हमारे हालात में दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। तो इनको खदशा है कि जब ये सूबों के नुमाइंदे इकट्ठे होंगे तो ये जो रिजेक्शन है सूबे की, उसको एक मुत्तहिद आवाज के साथ ये कह देंगे। तो ये जो इन्होंने जो ठेके लेने हैं जंग के लिए, वेस्ट के ठेके, वेस्ट जो है यहाँ पर एक नई जंग शुरू करना चाहता है, तो उसमें रुकावट पड़ जाएगी, डॉलरों की आमद के इम्कानात घट जाएंगे और पश्तूनों को एक तरह से जो जंग का ईंधन बनाने की पॉलिसी है उसको धचका लगेगा। तो इंडिविजुअली या रीजन वाइज तो सारे अजला कह चुके हैं। तो अब अगर एक आवाज के साथ लोगों ने ये कहा, और ये जो अफगान पॉलिसी 40-45 साल से चली आ रही है, जिसने मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर दिवाला किया है, सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर किया है, तकसीम किया है, इस पॉलिसी की रिजेक्शन भी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि खौफ इनको ये है, और बाकी तो यहाँ पे आपको पता है बहाने बनाने में कोई देर नहीं लगती। जी खटक साहब, बहुत ही जामे, और आपने देखिए ना, यही तो बात है, आपसे बात करके मैं भी सीखता हूँ और हम श्योर नाजरीन भी सीखेंगे। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार ही हो रहा है। मगर आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ पाकिस्तानी रियासत जो है वो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं,
पिछले 2-3 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है, आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, जिस पे ऊपर हमला ना हो, फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर, एफसी के ऊपर, और हजारों अटैक्स हुए हैं, सैकड़ों जानें जाया हुई हैं। एक तरफ तो वो जारी है और वो कह भी रहे हैं कि जी अब तो ये टीटीपी और अफगान तालिबान हमारे काबू नहीं आ रहे। तो जो आवाज, जो लोग वहां पे उनको काउंटर कर सकते हैं सियासी मैदान में अवाम की इस हद के ऊपर, उनको दबाने, ये पॉलिसी क्या है? मैं तो कासिर हूं ये समझने से। चलिए, पहले तो था ना कि वो अमेरिका का 80s में सारा जिहाद का प्रोजेक्ट था, वो डॉलरों की हमने बात की। अच्छा, और वो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इस तरह के लोग रखने चाहिए, काम आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, इधर भी आते हैं। अभी क्या इंपेरेटिव है कि आपने अपने लोगों को ये वल्नरेबल किया हुआ है, एक पूरे सूबे को, एक पूरी कौम को। तो मुझे खटक साहब जरा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और रैशनल तरीके से अगर देखें तो ये सवाल बनता है और बहुत लॉजिकल बात है कि आखिर वो लोग जो वायलेंस के मुखालिफ हैं, जंग के मुखालिफ हैं, और राइट्स की बात करते हैं और अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, उनको क्यों आप बैन करते हैं? और जो लोग टेररिज्म इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, उनके आपने कॉन्विक्ट्स छोड़े हैं। आपको पता है ना, टीटीपी के कॉन्विक्ट्स जिनको अदालतों ने सजा दी, उनके साथ जब ये खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उनमें से प्रेसिडेंशियल उस पे लोगों को रिहा किया है। और देखें ना, जनरल फैज के खिलाफ और मुकदमे चला रहे हैं, ये वाला मुकदमा नहीं चलाया इन्होंने। नहीं। और मैं आपको सिर्फ इशारतन अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं कि कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। बस मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि कैसे टीटीपी के 2 लीडरों को लाहौर जेल से कैसे पेशावर शिफ्ट किया गया जब फैज हमीद साहब बांकोर कमांडर थे। किस तरीके से, किस ड्रामेटिक तरीके से यानी रात की तारीकी में जेलों के दरवाजे तोड़कर कैसे उनको पेशावर निकाल के पेशावर ले जाया गया, ताकि वो जो बात कर रहे थे, तो एक तरफ उनके साथ इस तरह का रवैया। तो लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, एक उसमें एक बहुत बेबुनियाद बात जो है, इनके जो सब्जेक्टिव फैक्टर है, वो एक ये है कि एक तरह से ये फेडरेशन से तनव्वुर जो पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, उससे एक तरह से खौफजदा हैं, और एक तरह से साजिश की थ्योरियां जो हैं। हालांकि साजिश की थ्योरियां तो यहाँ इसलिए गैर जरूरी हैं कि देखें ना, ये जो पशतून नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसकी तो एक लंबी तारीख है, 100 साल से ज्यादा। यानी अप्रैल 1921 में पहली इसकी बुनियाद पड़ी, अंजुमन इस्लाह फागिना एसोसिएशन फॉर द रिफॉर्म ऑफ अफगान, ये अबाचा खान ने बनाई पहली। तो 29 में ये फिर खुदा खिदमतगार बनी। तो गुजारिश ये है कि इसमें मूवमेंट में ये कोई छुप कर काम तो नहीं करती, खुफिया खुदा न खास्ता साजिश तो नहीं करती। वो तो अगर आपने उसको मजबूर किया, आपने कहा, और आपने अगर कहा कि आप कानूनी हैं, तो वो कह देंगे कि हम कानूनी नहीं रहेंगे। ये तो लेकिन ये कि आप, वो कहते, उन्होंने कहा कि वफाकी आईन, देखिए ना, अब्दुल वली खान साहब आईन के मेमारों में से थे, आर्किटेक्ट्स में से थे। बिल्कुल। उसके बाद देखें 18वीं तरमीम में हम लोग सब लोग शामिल थे, और आपने देखा कि हमने अपना नाम आइन में लिखवाया। लोग आइन से नाम निकलवाते हैं, हमने नाम अपना डलवाया, और उसके अलावा यानी एक आईनी रास्ता इख्तियार किया, और हमने कहा कि आप अफगानिस्तान को एक आजाद मुल्क तस्लीम करके उसके साथ ताल्लुकात बनाएं, और अफगान अवाम के साथ बनाएं, ग्रुपों के साथ न बनाएं जैसे आप करते आए हैं। तो ये चीजें हमने कही, तो हम और सब बात कह सकते हैं। यानी ये कोई साजिश की क्या जरूरत है, और सियासत तो साजिश हो नहीं सकती, वो तो खुलकर एक नुक्ता नजर। तो और पीटीएम का तो बहुत वाज़ेह नुक्ता नजर रहा है, और मेरे ख्याल में उनका जो रिकॉर्ड आप देख लें पिछले चंद साल का, ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशंस में उन्होंने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया। मसलन हर कमर में गोली चलाई गई इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में, आपको याद होगा। जी जी। जब कहा गया कि पीटीएम्स टाइम इज अप, आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। जो आमतौर पर यानी बड़ी हस्तियां या आसमानी ताकतें कह सकती हैं, वो जमीन पर लोग बैठे हुए बाज लोगों ने कही, लेकिन उस पर भी इनका इश्तियाल नहीं बढ़ा। ये नौजवान हैं, लेकिन अपने खुद को कंट्रोल करने का मुजाहरा उन्होंने किया है, चाहे वो मंजूर पश्तून हैं, चाहे वो अली वजीर हैं, चाहे मोहसिन दावल हैं, ये हमारे नए लीडर, यंग लीडर्स, इनमें ये वो है कंपोज लोग हैं, सॉबर लोग हैं।
تو میں سمجھتا ہوں इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि एक नई नस्ल है जो एक पॉजिटिव उसमें जा रही है। और देखें ना, और आप देखें वो इतने यानी पेशेंट लोग हैं। जब ये बनी 2018 में पीटीएम, आपको याद होगा मैं यही था इस्लामाबाद में इसकी बुनियाद पड़ी। इनकी मुलाकात हुई, इनके डेलीगेशन की पीटीएम के बनने के फौरन बाद यहाँ पे उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, उनसे मुलाकात हुई इनकी। और इसके अलावा जनरल बाजवा उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे मुलाकात हुई। दोनों ने वादा किया, और वो ये वादा भी मसलन कि फाटा को हम साफ कर देंगे लैंड माइन से। आज तक हर हफ्ते में एक धमाका होता है और बच्चे या हलाक हो जाते, मर जाते, बेचारे जान से हाथ धो डालते हैं और या माजूर हो जाते हैं। ये अभी तक नहीं हो सका। फाटकों की बातें अभी तक हल नहीं हो सकी। डिस्प्लेस्ड पर्सन के मसाइल अभी तक हैं। लेकिन देखिए ना, पीटीएम, एनडीएम और ये पार्टियां उनको उठाती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया और कभी यानी बगावत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन ये आप देखें फ्रॉम नोवेयर यानी एज ए बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, जिरगे से या उनके कॉन्फ्रेंस से एक हफ्ता से भी कम पहले ये चीज पैदा करें, ये तो प्रोवोकेशन है। और आपने कल देखा, कल यानी कितने तालिब इल्म वहां आए थे, हजारों तालिब इल्म पेशावर से आए, इसलिए कि नौजवानों में एक गुस्सा पैदा होगा, रिएक्शन पैदा होगा। तो ये तो बहुत यानी ऐसी बेवकूफी वाली बेवकूफी, बिल्कुल। आप लोगों को वो करें, और वो भी नौजवानों को, और वो भी ऐसे वक्त में जब डेमोग्राफिक बैलेंस ऐसे है कि 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों की है। तो लोग तो यूथ बल्ज को चैनलाइज करने के लिए लोग कोशिश करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके कोऑपरेशन से प्लान्स बनाएं। यहाँ जो नौजवान पॉजिटिव बात करते हैं उनको भी आप नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल।